होता है तो देन आपको रिकॉर्डिंग जो मिलती है वो आपको कंप्लीट क्लियर मिल जाती है, उसको बाद में दोबारा से सुनने दफा दोबारा के लिए कि मेरे मुंह में अभी ब्लिस्टर्स बने हुए हैं जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली बोल नहीं पा रही, उस इशू की वजह से आज थोड़ा सा मसला होगा आपको समझने में। जहाँ पे कोई मुश्किल लगे तो मुझसे दोबारा पूछ लें। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का था जिसमें हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप कोडिंग कुछ भी एक लाइन ऑफ कोड लिख देते हो, वो भी आप कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर की फुलफिल कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो। एक मैनुअल काम को ऑटोमेट कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो। आपने आज तक जितने कोर्स किए हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जितने भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं आप डायरेक्ट एक प्रोग्राम को देते हैं, आप बनाना शुरू कर देते हो, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हो, दरमियान में कोई काम इन्वॉल्व नहीं होता। हम कहते हैं कि इस तरह काम करने से प्रोजेक्ट्स अनसक्सेसफुल होते हैं। हम नहीं, मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च से साबित हुआ है, रिसर्च रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स थे उनमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा था। 95% सॉफ्टवेयर जो थे वो फेल होते थे। सॉफ्टवेयर फेल होने की डेफिनेशन क्या है, या तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा, या कॉस्ट विदिन कॉस्ट नहीं हो रहा, बजट इंक्रीज हो रहा है, या फिर वो जो आपका रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये फेलियर है। हमने कहा क्यों फेल होते हैं, बहुत सी रीजन होती हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली रीजन क्या है कि जो आपके वो है, जैसे मैंने आपको ब्रिजेस की एग्जांपल दी कि जो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें आपकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट से क्लियर होती हैं कि ये क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल एक पुल बन रहा है जो कि पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट ये है, पैदल चलने वालों के लिए एक पुल बन रहा है, बनने के बाद ये नहीं होगा कि उस पर गाड़ियां भी चढ़ा दें। अब अगर उस पर गाड़ियां बाद में चढ़ाई जाएंगी, डेफिनेटली वो टूटेगा। उसकी रिक्वायरमेंट पहले फाइनलाइज होती है कि किस चीज के लिए बनना है, उसके बाद। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है, स्टार्ट किसी और चीज से किया जाता है और क्लाइंट बार बार रिक्वायरमेंट्स को चेंज करता रहता है। बार बार क्लाइंट को आके कहता है मुझे ये भी ऐड कर दो, मुझे ये मॉड्यूल भी ऐड कर दो, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। इसके लिए टर्म यूज की जाती है वोलेटाइल रिक्वायरमेंट। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, जो कि चेंज होती है, कांस्टेंट एक नहीं रहती। तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट्स क्योंकि वोलेटाइल होती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और भी रीजन होती हैं, ये एक मेन रीजन है जो मैंने बताई है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होते हैं। अब हमने कहा क्योंकि स्टार्ट से आपको हैबिट है, आप क्या करते हो, दरमियान में कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हो। लेकिन हमने कहा क्योंकि इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट जो थे वो सक्सेसफुल होते थे, सॉफ्टवेयर जो थे अनसक्सेसफुल थे। हमने कहा सॉफ्टवेयर एक जो चीज है वो लेट आई है, वो एक फील्ड इतनी मैच्योर नहीं है, इंजीनियरिंग मैच्योर फील्ड है। तो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में जो टूल्स, टेक्निक्स, अप्रोचेस, जो टैक्टिक्स हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होंगे। इसलिए मैम ये आप स्लाइड से करा रही हैं? बेटा ये प्रीवियस लेक्चर जो है अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आज का लेक्चर स्टार्ट नहीं किया। ये फर्स्ट वाला लेक्चर है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको अभी क्लियर नहीं हुआ कि हम क्या, समझ नहीं आ रहा कि कैसे लेके चल रहे हैं, तो मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रही हूँ। इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसको कहते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग के टूल्स, टेक्निक्स, प्रैक्टिस एक मैच्योर फेज है। जैसे नॉर्मल लाइफ में कहा जाता है अच्छा वो आपका बड़ा है, वो आप एक्सपीरियंस्ड है, वो जो बता रहा है वो कर लो, उसने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज लर्न की होगी, तो वो जो चीज बता रहा है तो आप उसी चीज को अडॉप्ट कर लो। इसी तरह क्योंकि इंजीनियरिंग की फील्ड एक मैच्योर फील्ड थी, उसमें जो चीजें अडॉप्ट हो रही थी, हम कहते हैं कि उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर बनाते हुए अडॉप्ट करेंगे तो वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनेंगे। अब वो क्या प्रोसेस है, हमने इस पूरे कोर्स में कंप्लीट तरीका पढ़ना है कि कौन से तरीके को बनाते हुए, यूटिलाइज करते हुए हम सॉफ्टवेयर बनाए तो वो हमारे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनेंगे। हम कहते हैं कि बजाय इसके कि हम एक काम हैप्पैज़ार्ड मैनर में करें। हैप्पैज़ार्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से टाइम कौन बताएगा हैप्पैज़ार्ड का मतलब क्या होता है?
बजाय इसके कि हम एक दफा काम किसी और तरीके से किया, फिर किसी और तरीके से कर लिया, फिर जो दिन किया जिस टाइम पे वैसे कर लिया। हम प्री डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज है हमारे पास, हम कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब देखें, अगर आपके कोई डिफाइन नहीं है, अगर आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर आपके पास एक बहुत अच्छा जावा डेवलपर है, आपका जो सारा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उस बंदे पे डिपेंडेंट है। अगर वो बंदा छोड़ के चला जाता है या खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में आपकी कंपनी फ्लॉप हो जाएगी, आपकी कंपनी तो डूब जाएगी अगर वो छोड़ के चला गया। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोसेस अपने डिफाइन करने चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमने ये एक स्टैंडर्ड बना दिया अपनी कंपनी का, और हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है हमने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाना है। अब वो स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या कहते हैं, एक प्रोसेस है, प्रोसेस की कुछ फेजेस होती हैं, हर सॉफ्टवेयर जो बनाते हुए वो फेजेस होती हैं। कौन सी स्टैंडर्ड जेनेरिक हमने कुछ फेजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी जेनेरिक फेजेस में? स्टार्ट Communication, कम्युनिकेशन, planning, प्लानिंग, modeling, construction, deployment. मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड Modeling, डिप्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन के अंदर आप रिक्वायरमेंट construction, पैदा करते हो, deployment. देन प्लानिंग करते हो, होल प्लान बनाते हो जिसमें आपने टास्क को डिवाइड कर दिया, लोगों को असाइन कर दिया, देन आपने स्केड्यूल बना दिया, हर पार्ट टास्क का आउटपुट क्या होगी वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, मॉडल करते हो, मॉडल के अंदर आप एनालाइज भी करते हो, डिजाइन भी बनाते हो। एनालिसिस में क्या है कि हम उसको प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, और डिजाइन में हम सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि ये चीज जो है वो कैसे इंप्लीमेंट होगी। देन कंस्ट्रक्शन में आप कोडिंग भी करते हो, जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है वो करते हो, और टेस्ट भी साथ साथ करते हो क्या जो कोड हमने लिखा है वो सही चल रहा है। देन उसके बाद डिप्लॉयमेंट के कस्टमर की साइट पे जाके आपने डिप्लॉय कर दिया है कि ये सही चल रहा है। ये 5 फेजेस हर सॉफ्टवेयर बनाते हुए आने हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इन प्रोसेस इसको फॉलो करते हुए बन रहा है। अब आगे आए डिफरेंट मॉडल्स। हमने कहा कुछ ट्रेडिशनल मॉडल थे जो कि अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, वो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं। ट्रेडिशनल के अंदर आपने कहा फेजेस यही रहेंगी, बस थोड़े थोड़े तरीके डिफरेंट होते हैं। जैसे जैसे आगे चलती है रिसर्च के साथ साथ आपकी चीजें इंप्रूव होती जाती है ना, हर चीज में बेहतरी आ जाती है। जैसे मॉडल्स आपके आते हैं, मोबाइल के वर्जन आते हैं, कुछ डिफरेंट चीजें आगे इंप्रूव होकर बेहतरी आती जाती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फेजेस यही थी, यही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, लेकिन आप स्टेप वाइज देख लेते हो कि एक जो प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करने के लिए एक नया मॉडल आ गया है। नए मॉडल की कुछ लिमिटेशंस होगी, कुछ मसले होंगे, उनको ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल आ गया। इसमें हमने ट्रेडिशनल मॉडल में हमने कहा कि ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, ये पुराने हैं, अभी यूज नहीं होते, हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो इंडस्ट्री में ज्यादा है वो अजाइल डेवलपमेंट हो रही है। ट्रेडिशनल के अंदर हमने पढ़ा वाटरफॉल, आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल और क्या स्पाइरल प्रोटोटाइपिंग। ये मॉडल्स हमने ट्रेडिशनल में अभी तक हम इतना कोर्स पढ़ चुके हैं। वाटरफॉल में किया था, ये सिंपल स्टेप, जब तक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं होती आगे नहीं मूव करना है, जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होगी देन प्लानिंग करनी है, और जब प्लानिंग कर रहे हैं तो वापस रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते। और हमने जबकि बात की रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, आप काम शुरू कर देते हो, बाद में क्लाइंट आके कुछ और कह देता है। ऐसे नहीं होता कि स्टार्ट में ही सब कुछ फाइनलाइज हो जाए। तो हमने कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम फीडबैक लूप डाल देते हैं कि हर स्टेज से प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, रिक्वायरमेंट दोबारा से हम गैदर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम रही कि जो प्रोडक्ट थी वो हमें लास्ट पे मिल रही है, एंड पे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल का है या 5 साल का है, तो 5 साल के बाद प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट जो है क्लाइंट को मिलेगी, क्लाइंट हो सकता है उसमें इंटरेस्ट हो चुका हो, वो ले ही ना, 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी इतनी चेंज, इतनी एडवांसमेंट, इतना कुछ चेंज हो चुका है, वो उसको वो चीज यूटिलाइज करने की नीड ही ना रहे, वो कुछ और मूव कर चुका हो, वो आपसे परचेज ही ना करे। उस केस में हमने कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए किया इंक्रीमेंटल मॉडल आ गया। हम प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। टोटल फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने हमें कहा मेरे पास 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, 10 रिक्वायरमेंट्स में हम कहते हैं कि 3 रिक्वायरमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं क्लाइंट के साथ मिलके कि कौन सी रिक्वायरमेंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रायोरिटी की है।
फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है रिक्वायरमेंट 1, 7 और थर्ड जो है ना वो अगर आप मुझे बना के दे देते हो तो मेरा कुछ काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो रिक्वायरमेंट बनाने के बाद देन आगे जो है बाकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैं बाद में कर लूंगा। उस केस में क्या होता है, आप उस केस में क्या होता है जब वो कहता है कि बाकी रिक्वायरमेंट आप निगोशिएट उसके साथ प्रियोरिटाइज कर लेते हो कि ये रिक्वायरमेंट्स हम इस फेज में कर लेंगे, इस इंक्रीमेंट में कर लेंगे, देन बाकी रिक्वायरमेंट जो हैं वो हम नेक्स्ट वाले इंक्रीमेंट में कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा, हर कुछ टाइम के बाद आपको वो सॉफ्टवेयर का एक पोर्शन मिल जाएगा और वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ आप अगला पोर्शन करते रहते हो। वो जो 2 साल के बाद प्रोजेक्ट मिलना था वो अगली मिल सकता है, आपको वर्जन पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन हमने कहा इसका अगला मॉडल आया, एक केस होता है जिसमें ना तो क्लाइंट को क्लियर है कि वो क्या बनवाना चाह रहा है और ना ही आपको पता है कि वो क्या। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको पता है प्रोजेक्ट है क्या, अब उस तरह के डिफरेंट चीजें देखोगे, डिफरेंट ऐप, डिफरेंट वेबसाइट, उस तरह के प्रोजेक्ट देखोगे, उनसे आप एक हाउ ना करके एक आइडिया गेट कर लोगे जिसको प्रोटोटाइप बना लोगे। प्रोटोटाइप बना के आपने क्लाइंट के पास लेके जानी है, उसको दिखानी है, वो कहेगा कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए, ये वाली चीजें चाहिए, तो आप कह लोगे कि हाँ उसने कह दिया और ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। इससे आप रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करने के लिए प्रोटोटाइपिंग यूज कर लेते हो। प्रोटोटाइप मॉडल है हमने देखा। अब प्रोटोटाइप के कुछ नुकसान थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्लाइंट समटाइम उसे क्या है कंसीडर कर लेता है कि ये तो बन गया इतनी जल्दी, तो मुझे तुम कौन से मेरे मुझे से इतने ज्यादा पैसे किस बात के ले रहे हो और इतना ज्यादा टाइम किस बात का, ये तो बन चुका है। तो आपने पहले से इसका सोल्यूशन कैसे करना है, पहले से क्लाइंट को क्लियर कर दें कि ये वर्किंग नहीं है, ये जस्ट आपका फ्रंट एंड है, ये एक चीज हमने आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए बनाई है। दूसरा क्या होता है, समटाइम्स क्योंकि डिले हो रहा होता है, डेवलपर्स क्या करते हैं जो प्रोटोटाइप है उसी पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनता है वो क्वालिटी वाला नहीं बनता, क्योंकि आपने क्विक डिसीजन लिए होते हैं। प्रोटोटाइप हमने बहुत जल्दी जल्दी बनाई होती है, डिजाइन बहुत जल्दी बनाया होता है और आर्किटेक्चर जो है वो बहुत जल्दी से आपने बहुत ज्यादा डिजाइन में एनालिसिस, डिजाइन वाले पोर्शन में आपने इतनी मेहनत नहीं की होती, फ्रंट एंड बनाने के लिए आपने राइट डिसीजन नहीं लिए होते, तो बाद में लेटर ऑन उसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज ए डेवलपर आपको इसका सोल्यूशन ये करना चाहिए कि आपने प्रोटोटाइप हमेशा थ्रो अवे प्रोटोटाइप बनानी है, प्रोटोटाइप डिस्कार्ड करने के लिए बनानी है। जब रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए थी, रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई, आपने प्रोटोटाइप को फेंक देना, नए सिरे से स्क्रैच से स्टार्ट करना है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट जब बने वो हाई क्वालिटी का होगा। अब प्रोजेक्ट जो होता है वो क्वालिटी किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पे नहीं ऐड की जाती, ना ही क्वालिटी कोई ऐसी चीज है कि आपने उसमें दे दी, हर स्टेप के अंदर क्वालिटी ऐड होती है। जब आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हर स्टेप करते हो, छोटी सी मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से क्वालिटी डाउन हो सकती है, और आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हर स्टेप में अकॉर्डिंग टू क्वालिटी सारी चीजें कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट की क्वालिटी होती है, डिजाइन की क्वालिटी होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी होती है, आपने कोडिंग की क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है, रिफाइनमेंट की हुई है, रिफिक्सिंग की हुई है, ये सारी चीजों को। जैसे अगर एक प्रोग्राम जो है वो 2 फॉर लूप लिख के भी एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, एक फॉर लूप लिख के भी बनाया जा सकता है। 2 फॉर लूप वाला डेफिनेटली नहीं ठीक, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगा, इसकी एन होगी, तो वो डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करते हुए आपकी क्वालिटी अगर हर स्टेज पे ऐड की हुई है तो वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो होगी वो हाई क्वालिटी होगी। लास्ट में हमने एक मॉडल देखा, स्पाइरल मॉडल। हमने कहा कि उन सिचुएशन में स्पाइरल मॉडल को यूज किया जाता है जो कि जब आपके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती हैं और जिसमें मॉनिटरी आपका बहुत ज्यादा, छोटी सी सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप जैसे छोटी सी कोई वेबसाइट है उसमें अगर कुछ मिसहैप हो जाएगा, ओपन नहीं होगी, क्रैश हो जाएगी, तो उससे इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हो जाए, अच्छा आधे घंटे बाद खुल जाएगी। जैसे आपका ये पोर्टल है, आप कहोगे अच्छा आज नहीं खुल रहा कल खुल जाएगा, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई प्लेन है, एरोप्लेन है, या फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई आपका हॉस्पिटल कैंसर किसी को ट्रीट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वहां पे जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसको हम बनाते हुए स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइरल मॉडल जो है वो फोकस करता है रिस्क पे, वो हर स्टेज पे देखता है बनाते हुए, वो सॉफ्टवेयर को बहुत क्रिटिकली बना रहा होता है, वो हर स्टेज पे देखता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें,
कोई हर स्टेज पे गो नो गो का डिसीजन लेता है रिस्क की बेस पे कि क्या इसमें कोई रिस्क आ सकता है आगे, तो वो क्रिटिकली बना रहा होता है, इसलिए हम उसको रिस्क असेसमेंट करते हैं। यहाँ तक था अभी तक जितना हमने कोर्स पढ़ा हुआ है, ये ओवरऑल उसका व्यू है। अभी बताएं इसमें कोई मसला चल रहा है? क्लियर है सबको? आज मुझे बोलने में मसला था, फिर भी आपने मुझे इतना ज्यादा बुलाया है। अच्छा, मैम आज हमने तो हमने एक आपको नया बोला टॉपिक था स्टार्ट पढ़ाने। करना है। आज तक हमने क्या पढ़ लिया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस। सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम कहते हैं कि ऐसे नहीं हैप्पैरेबल मैनर में बना देना, हम एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। एक कुछ फेजेस है, कुछ स्टेप्स है, उन्हीं के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वो स्टेप्स जो है वो हर मॉडल में आते हैं। कुछ हमने ट्रेडिशनल मॉडल देखे, आज से हम अजाइल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। कि अजाइल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है, आप लोगों ने भी शायद सुना हो बहुत दफा, इंडस्ट्री में अजाइल डेवलपमेंट हो रही होती है। तो आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होती है ये अजाइल डेवलपमेंट? कोई आइडिया है? क्या होती होगी? कॉमन फेयर्स फॉर डेवलपर्स, द प्रोजेक्ट जिनके पास अवेलेबल है जूम, वो स्लाइड्स वहां से ओपन कर लें ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो बाद में स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। जूम कनेक्ट कर लें और वहां से आप स्लाइड जी बेटा साथ बैठोगे तो इशू होगा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी और वो आप कोई भी विजिट के लिए आ जाता है तो वो इशू क्रिएट कर देगा कि आपकी ऑनलाइन क्लास थी, आप यहाँ पे क्यों ले रहे हो, साथ में बैठे हुए। बेटा आपको वैसे अलाउ नहीं है क्लास इस तरह से लेना ना, आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आपको वैसे अलाउ नहीं है ना इस तरह की क्लास की। अभी जो इस सिस्टम पे प्रोजेक्टर लग ही नहीं सकता इस टाइम ड्यूरेशन पे, अगले में देखेंगे कि शायद अगर इसको सॉल्व करना हो इस सिस्टम पे प्रोजेक्टर नहीं कनेक्ट होगा। दूसरा ये वाला सिस्टम हम यूज करें देन हो सकता है, फिर हम जूम की क्लास को क्या करेंगे, साथ उधर उधर भी चलाएं और उधर भी चलाएं, फिर वहां पे जूम चलाएंगे तो आवाज कैसे जाएगी, माइक कहाँ से यूज करेंगे? जो बच्चे उधर बैठे हुए हैं वो क्या करें? बेटा देखें जिनके पास होंगे, जिनको अगले नेक्स्ट क्लास में अगर आपने क्लास में लेनी हो तो आप अपनी स्लाइड्स ओपन कर दिया करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। अगर नहीं भी बनती, मैं समझा रही हूँ, जो चीजें समझ लेंगे ना एक पॉइंट को जो चीजें नहीं बीच में पता हूँ वो लिख से जाया करें। अगर मैं आगे गुजर गई हूँ पॉइंट को लिख लिया करें, जाके सर्च करें, अगर नहीं मिल रहा अगली क्लास में मुझसे दोबारा पूछते हैं कि ये पॉइंट क्या था। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो स्लाइड्स पे नहीं होती, जो बुक्स में नहीं होती, आप अपने एक्सपीरियंस से आप चीजें बताते जाते हो और वो गुजर गई होती हैं। बाद में आप जो लोग लास्ट की तैयारी करते हैं ना वो पॉइंट स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। तो क्लास में जो बताया जाता है वो कम्प्लीटली लिखा करें। अच्छा, कॉमन फेयर्स फॉर डेवलपर्स। फर्स्ट, द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस द रॉन्ग प्रोडक्ट। सबसे बड़ा डर एज ए डेवलपर, आप डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सबसे बड़ा डर आपको क्या होगा? गलत प्रोडक्ट बनेगी, यही होगा ना, फेल हो जाएगा, गलत बन जाएगा। असाइनमेंट आप बना रहे हैं, आप कहीं गलत बन जाएगी। सबसे बड़ा, फॉर एग्जाम्पल आप कुकिंग कर रहे हैं, घर में किसी गेस्ट ने आना है तो बहुत स्पेशल टाइप की आपने कुकिंग करनी है और बहुत डर होता है कि वो जो होगी खराब हो जाएगी, बाद में आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया हुआ है और बाद में वो सबके सामने क्या फील होगा? सिंपल वर्ड्स में यही कि आपका डर होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट जो है वो गलत बनेगी। एक बहुत बड़ा डर होता है डेवलपर्स के माइंड में। द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपने और एक पर्सन जो कि जिसने प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स करके एक सॉफ्टवेयर हाउस बना दिया और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए, उसमें और आप में क्या डिफरेंस होगा? आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा और वो जो उसका पर्सन का सॉफ्टवेयर होगा वो हाई क्वालिटी नहीं होगा। क्वालिटी आपने इसको कैसे ऐड करनी है, ये थ्रू आउट कोर्स आप स्टेप वाइज इसको सुनते जाओगे कि ये सॉफ्टवेयर बनाने में क्या फर्क है उसमें और यहाँ पे आप
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जब सॉफ्टवेयर बनाते हो तो क्या डिफरेंस आता है। आपका एक डर होता है कि इंफीरियर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, प्रोजेक्ट विल बी लेट, प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर आप असाइनमेंट ही को सोचते हैं, आपको डर होता है कि लेट हो जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी टाइम पे। वी विल हैव टू वर्क 80 आवर्स वीक। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो बहुत दफा आपको ये फेस एक्चुअल में फेयर नहीं, ये रियलिटी में होता भी है। जब डेडलाइंस होती हैं तो लेट नाइट्स काम करना पड़ता है। जब एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला है, शायद आपने अपने सीनियर से या अपने फैमिली में कोई हो तो उनसे सुना होगा, लेट नाइट प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट है तो हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बर्डन बहुत ज्यादा है। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स को जो लास्ट में बहुत लेट नाइट्स तक रातों को जाके पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि हमने कंप्लीट करना है, डेडलाइन से कर टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। We will have to break commitment डेफिनेटली। अगर आप 80 आवर्स काम कर रहे हो तो आप बाकी सारी कमिटमेंट जो आपकी डेली लाइफ में होती हैं वो आपको ब्रेक करनी पड़ेंगी, आप नहीं कर सकते। आपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो भी सारी प्लानिंग की हुई है वो काम नहीं कर सकते। We won't be having fun। ये सारे कॉमन डेवलपर्स के माइंड में ये फियर आते हैं। ये फियर मैं क्यों बता रही हूँ, आगे जाके देखते हैं। एजिलिटी क्या चीज है? इफेक्टिव रिस्पांस टू चेंज, नोट कर। एजिलिटी, इफेक्टिव रिस्पांस टू चेंज। एजिलिटी क्या है? अजाइल डेवलपमेंट। ये मैं टोटल ओवरऑल आपको देती हूँ, लास्ट पे हम इसको समराइज कर लेंगे कि एक्चुअल मीनिंग क्या बना। एजिलिटी क्या, पॉइंट्स बीच में लिखने, चेंज किस चीज पे फोकस करती है? चेंज। हम कहते हैं इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट के अंदर चेंज आए नहीं आए ये पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट जब रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लाइंट बार बार आके चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूं, उसके बाद मैं एक दिन के बाद कह दूं कि इसमें ये भी मॉड्यूल ऐड कर दे, एक दिन के बाद उसका एक और पार्ट ऐड कर दूं, तो आप लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ये क्या हुआ? हम असाइनमेंट एक तरह से बनाते हैं, फिर चेंज हो जाती है, फिर चेंज हो जाती है, फ्रंट एंड आप चेंज बार बार करते जा रहे हो। तो ये इस तरह एक्चुअल में होता है। जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे ये कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह देन आप फेस करोगे तो क्लाइंट बार बार आगे चेंजेस करवाता रहता है, तो एक चीज चेंज होता रहता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? जिनसे डायरेक्ट डील करनी होती है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर स्टेक होल्डर होगा। यस, रिक्वायरमेंट गैदर जिसे डिजाइनर, करते हैं। यस, एनालिस्ट, यस, मेंटेनेंस इंजीनियर, सब। यूजर, सारे लोग जिन्होंने उसके साथ डील करना होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो एजिलिटी क्या कहती है? सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उनके दरमियान कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप आता है तो उसकी वजह से अब आप काम में इतना आगे चले गए हो, बाद में अगर चेंज आएगा, अगर वो साथ पहले ही बैठा हुआ है, साथ में ही आपको बता देता है ये आप अपडेट कर दो, तो उसी टाइम आप अपडेट कर देते हैं। अगर वो बाद में करता है, बाद में आके चेंज आपको देता है, तो वो आपका वेस्ट होगा प्रीवियस टाइम। तो कम्युनिकेशन एजिलिटी क्या कहती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए हर स्टेक होल्डर के दरमियान। अब स्टेक होल्डर के दरमियान कम्युनिकेशन क्या होगी? हम जो डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, अब मुझे बताएं अगर हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके ऊपर सारी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की लिखी हुई है, कौन कौन इसको यूज करता है? कौन कौन? डिजाइनर करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपर, करता है, टेस्ट इंजीनियर करता है टेस्ट केस बनाने के लिए, उसके अलावा एनालिस्ट मेंटेनेंस वाले जब चेंज आता है तो जो करता है। डॉक्यूमेंट में भी आएगा ना। अब अगर वो सबके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का डिफरेंट वर्जन होगा तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं सही बनेगा। हमारे पास एक वर्जन होना चाहिए जो कि सेंट्रल डेपोजिटरी होनी चाहिए, डेटाबेस पड़ी हुई है, सेंट्रल एक हमारे पास वर्जन होना चाहिए जो कि सबके साथ बने। फॉर एग्जांपल इधर एक है वो वर्जन है जो जिसकी नेटवर्किंग सबके साथ केबल अटैच है, अगर कोई अपडेशन होती है, फॉर एग्जांपल मैं गूगल ड्राइव पर रख देती हूँ। ड्राइव का कॉन्सेप्ट है ड्राइव के अंदर कोई चेंज होगा तो वो चेंज अपडेट होकर सब तक पहुंच जाएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो चेंज अपडेट होकर सब तक
पहुंचे। ये ना हो कि डेवलपर के पास पुराना वर्जन जा रहा हो, टेस्ट इंजीनियर के पास नया वर्जन आ चुका हो। जी, इसमें बहुत सी चीजें आगे से यूज हो सकती हैं। वो आप अपने सॉफ्टवेयर, अपनी इंडस्ट्री में अपने सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, जो पहले के यूज हो रहे हैं वो आप उनको भी यूज कर सकते हो कि बने हुए हैं। और कुछ जैसे जैसे आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपने पर्सनल बनाए होंगे ताकि उनका डाटा जो है वो चोरी ना हो। सारे वो अपडेट करता जाता है सबको। ड्राइंग द कस्टमर onto the team, ड्राइंग द कस्टमर onto the team, इसका क्या मतलब है? कस्टमर को अपनी टीम का पार्ट बना लो। जो बनवा रहा है ना, एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पहले कहा है कि चेंज तो होना ही होना है, चेंज को आपने एम्बेड करना है, आपने अडॉप्ट करना है चेंज को। दूसरा कहा कि सारे स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करते रहो सबको। अब उसके लिए हम डिफरेंट तरीके कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल रेपोजिटरी बना के सबको ट्रांसफर कर दिया। तीसरा कहते हैं जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो बनवा रहा है, उसको अपनी टीम का पार्ट बना लो। मतलब उसके साथ जितना कम्युनिकेट रहो। एक बंदा जैसे आपके साथ ही अगर बैठा हुआ है आप, तो वो उस चीज की थोड़ी ओनरशिप ले लेता है। नहीं तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर असाइनमेंट वो बना रहा है, तो आप साथ बैठ के क्लूज दे रहे हो, साथ बातें बता रहे हो, तो आप उसमें गलतियां नहीं निकालोगे। अगर उस बंदे ने सेपरेट काम किया हुआ है तो आप ज्यादा ही क्रिटिकल होकर सोचोगे और उसमें से मिस्टेक पॉइंट आउट करोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती हुई है तो आप साथ बता दोगे, उसी वक्त रेक्टिफाई हो जाएगी प्रॉब्लम। तो कस्टमर को अपनी टीम का पार्ट बना लो। इस केस में एक ये फायदा हो जाएगा, उसी जगह जो चेंज होगा वो कह देगा। और अगर कोई उससे इशू आता है या बाद में कोई चीज आती है तो वो ओनरशिप लेता है उसकी। थोड़ा सा ये नहीं होता कि वो कहते हैं तुमने ये दिया था, तुमने ये मिस्टेक कर दी है, क्योंकि वो फील करता है मैं भी इस टीम का पार्ट हूँ, मैं भी बनाने वालों में शामिल हूँ, तो वो उसकी ओनरशिप ले लेता है। तो आप जो कस्टमर होता है, जो बनवाने वाला होता है, उसका कोई मेंबर ले लेते हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हो, जिसको अपनी टीम का पार्ट बना देते हो, इफेक्टिव बार बार उससे कम्युनिकेट करते रहते हो, जिसकी वजह से उसे ओनरशिप का एहसास होता है और वो आपका फिर एक फ्रेंडली रैपिड आप में बिल्ड हो जाती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है, जिसकी वजह से वो आपने प्रॉब्लम लेस फाइंड आउट करता है। ऑर्गेनाइजिंग ए टीम सो दैट इट इज इन कंट्रोल ऑफ द वर्क परफॉर्म। टीम एक बना लेनी है, ऐसे नहीं करना कि चेंज जो है वो आपको कंट्रोल करे, आपने कंट्रोल करना है सिनेरियो को, ओवरऑल सिनेरियो को आपने इस तरह को। यील्डिंग, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यील्डिंग का मतलब होता है, यील्डिंग का क्या मतलब होता है? यील्ड, हम यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में गूगल करना है जाके आपने, यील्डिंग का मतलब हम यूज कर रहे हैं इसको अकोमोडेटिंग। जो अजाइल डेवलपमेंट, अजाइल के जितने भी प्रोसेस मॉडल होंगे वो अकोमोडेटिंग होंगे, वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अकोमोडेट कर देते हैं चेंजेस को। रैपिड इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, अजाइल क्या कहता है? रैपिड इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। इंक्रीमेंटल तो हो ही रही थी पहले भी, जैसे मैंने आपको कहा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में हम छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं और एक इंक्रीमेंट वाटरफॉल की तरह बिहेव करता है। उसमें आगे हम प्रीवियस नहीं जा सकते, लेकिन बाकी में हम प्रीवियस जा सकते हैं। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट्स में वो जो थे वो इंक्रीमेंट्स थोड़े लॉन्ग टर्म थे, जैसे 6 मंथ का हो गया या 8 मंथ का, हम टोटल प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कार्य, रैपिड इंक्रीमेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी करना है। अजाइल क्या कह रही है, अजाइल में भी डेवलपमेंट जो होती है वो इंक्रीमेंटल ही होती है, इंक्रीमेंट पे काम होता है। लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में थे वो इंक्रीमेंट थोड़े बड़े थे, लॉन्ग टर्म के थे, जहाँ इंक्रीमेंट बहुत शॉर्ट होते हैं, जल्दी जल्दी देते हैं आप। Agile process is driven by customer description of what is required. Agile में क्या होता है, कस्टमर आपको कोई स्टोरी फॉर एग्जांपल बताता है, कुछ सिनेरियो देता है और आप उससे निकालते हो कि क्या चाहिए। कस्टमर को सिनेरियो दे रहा है और आपने उससे रिक्वायरमेंट गेट करनी होती है कि रिक्वायरमेंट आपने फाइंड। ड्रिवन बाय, स्टार्ट कहाँ से होते हैं? कस्टमर के सिनेरियो से। रिकॉग्नाइजेस दैट प्लान्स आर शॉर्ट लिव्ड। अजाइल कहता है प्लान जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी स्टेटमेंट है,
चेंज करता रहता है। शॉर्ट लिव का मतलब कि जहाँ तो वो प्लान चेंज हो जाना है, खत्म हो जाना, प्लान रहना ही नहीं, या फिर हमें अडॉप्ट न्यू उसमें अपडेट करना पड़ना है। प्लान शॉर्ट लिव्ड होते हैं कि परमानेंट नहीं होते। इस क्योंकि अजाइल डेवलपमेंट जो है वो कहती है कि प्लान शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और इसमें अपडेशन होती रहती है। ये नहीं है ना, इसलिए ये प्लानिंग पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, प्लानिंग पर फोकस नहीं करते। अजाइल डेवलपमेंट जो कहती है, ट्रेडिशनल जो प्रोसेस थे उसमें प्लानिंग में हम काफी टाइम लगा रहे थे, हम वर्क असाइन करने में, टास्क डिवाइड करने में, वो सारे टाइम में बहुत टाइम। अब अजाइल जो है वो कहती है क्योंकि इंडस्ट्री में चेंज बहुत तेजी से आता है, तो हमें इतने लंबे जोड़े प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट से प्लान बनाए और बाद में प्लान फ्लॉप हो जाने हैं तो सारी मेहनत वेस्ट होती है, तो हमें जरूरत नहीं होती है। अजाइल ये कहता है develop software iteratively with a heavy emphasis on construction activities। यहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस क्या होता है, जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट थी उसमें ज्यादा एम्फेसिस कंप्लीटली किया जाता था रिक्वायरमेंट प्लानिंग, देन आप उस पे करते हो डिजाइन एनालिसिस, मॉडलिंग, डिजाइन डायग्राम्स बनाने पे, इस पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। बजाय इसके प्लानिंग की जाए, प्लान खत्म हो जाने या न्यू आ जाने। रिक्वायरमेंट पे डेफिनेटली होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, जब तक रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो आप बनाना उस क्लियर रिक्वायरमेंट को लेके आगे चलना है, क्लियर कंसिस्टेंस। ये ना हो कि एक बंदा एक रिक्वायरमेंट कह रहा है, दूसरा उसका ग्रुप उसी इंडस्ट्री का दूसरा बंदा कोई और रिक्वायरमेंट कह रहा है। अब दोनों रिक्वायरमेंट्स कंट्राडिक्टरी हैं। रिक्वायरमेंट्स कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, दोनों जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे देन आपने वो रिक्वायरमेंट आगे लेके चलनी है। देन ये कहते हैं कि प्लान जो है वो ज्यादा फोकस ना करें, डिजाइनिंग पे भी ज्यादा फोकस ना दें, कंस्ट्रक्शन पे, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस दें। डिलीवर मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, इसमें इंक्रीमेंट्स हम बहुत जल्दी देते हैं, इवन एक दिन में भी इंक्रीमेंट दे सकते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल दे दिया क्लाइंट को आज, कल हम उसके 2 मॉड्यूल दे सकते हैं, या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हमें एक इंक्रीमेंट देना होता है। इंक्रीमेंट 15 दिन से बड़ा नहीं हो सकता। डिफरेंट में डिफरेंट होता है, जैसे इसमें आगे मॉडल्स आएंगे, अजाइल डेवलपमेंट में भी हम डिफरेंट प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे जिनमें टाइमिंग ड्यूरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। पर डे भी हम इंक्रीमेंट दे सकते हैं, 1 वीक बाद दे सकते हैं, 15 डेज बाद दे सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट बहुत छोटे होते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म इंक्रीमेंट नहीं होते हैं। चेंजेस जब आती हैं उसको साथ साथ इंप्लीमेंट किया जाता है। यह प्रिंसिपल ऑफ अजाइल मेथड्स लिखा हुआ है। अजाइल के 5 प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल समरविल की जो बुक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समरविल की बुक है। एक आपके पास 2 बुक्स हैं, एक प्रेसमैन की है, एक समरविल की है। पता 2 बुक्स आपकी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, एक प्रेसमैन राइटर है उसका और एक समरविल है। समरविल की बुक में से ये वाला मैंने दिया है जो अभी स्लाइड आपको शो हो रही है। स्लाइड्स आपको उस पे मिल जाएंगी LMS में जी। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी और स्लाइड पीपीटी की फॉर्म में भी अवेलेबल होगा आपको LMS पे। सारी चीजें अगर अभी अपलोडेड नहीं है तो ये आपको इसके बाद मिल जाएगी, इससे प्रीवियस वाली अपलोडेड होंगी, मुझे श्योर नहीं है, क्लास के बाद मिल जाएगी शायद हो, मुझे कंफर्म जी। स्लाइड्स पे बहुत छोटा कम मटेरियल होता है, जैसे होता है स्लाइड्स पे सिर्फ पॉइंट्स। अब मैं एक पॉइंट को बताने के लिए आपको ऐसे ही बता रही हूँ, कोशिश करें जो पॉइंट बोले जा रहे होते हैं वो लिख लिया करें। और बुक से क्या होता है, स्लाइड्स जो होती हैं पढ़ाने वाले के लिए होती हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं। हमेशा नॉलेज जो होता है वो बुक से मिलता है। एक पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने शायद वहां पे 5 से 6 पेजेस दिखे होंगे। जब आप डिटेल उसकी पढ़ोगे ना देन आप इस काबिल होते हो तो कि आप किसी को भी समझा सकते हो, आप आंसर कर सकते हो, आप अपने आर्गुमेंट्स दे सकते हो। हमेशा एक चीज होती है, समटाइम बच्चे कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें पता है बात, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम समझा नहीं पा रहे। तो कॉन्फिडेंस हमेशा बुक रीडिंग से आता है। आप लोग एक टॉपिक पे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 3 बुक्स पढ़ी हुई हैं एक टॉपिक पे, एक बच्चा जो है वो वैसे उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है लेकिन उसने पढ़ा कुछ नहीं है, तो जब वो प्रेजेंट करने आएगा ना तो वो बच्चा जिसने बुक्स पढ़ी है वो बहुत बेहतर उससे कर लेगा। कॉन्फिडेंस जो होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आपके पास नॉलेज होता है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होता तो आप बोल नहीं पाते, कंफ्यूज होते हो, ये सारी चीजें उस टाइम पे आती हैं। जब आपके पास नॉलेज होता है आप कंफ्यूज नहीं होते, रिटर्न कर देते हो। तो बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है, कोशिश करें डालिए करें। आप
अगर आपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट एक बन जाएगी कि आपने बुक रीडिंग करनी है। देन आपको ये भी लगेगा कि बहुत एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने स्टार्ट से पढ़ी नहीं होती, आपने इस तरह से अपने आप को डेवलप कर दिया होता है, आपको बहुत मुश्किल काम लगता है। 1 मंथ ऐसा करें, अपने आप को ट्रेन करें कि आपने पढ़ना है, आपने बुक से ये टॉपिक पढ़ना है, तो वो आपकी हैबिट आपका पार्ट बन जाएगी। अच्छा, ये प्रिंसिपल जो है जिस समरवेल की बुक से लिए हुए हैं, अजाइल मेथड के 5 प्रिंसिपल होते हैं। पहले नाम देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीमेंटल डिलीवरी, पीपल, नॉट प्रोसेस, embrace change, maintain simplicity। ये 5 चीजें हैं। Customer involvement, the customer should be closely involved throughout the development process. Their role is provide and prioritize new system requirement and to evaluate the iteration of the system। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, एजिलिटी की जब हम बात कर रहे थे, अजाइल बेस ही कर रही है कि एक तो सब स्टेक होल्डर्स की आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए बहुत ज्यादा। दूसरा, कस्टमर को आपने इस हद तक इन्वॉल्व करना है कि ऐसा लगे वो आपकी टीम का हिस्सा है। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो होती है अजाइल डेवलपमेंट के अंदर, अगर किसी जगह पे आपको ये है ना, कस्टमर जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो देन आप ये नहीं कह सकते कि मैं अजाइल डेवलपमेंट करूंगा। उस केस में अजाइल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती अगर कस्टमर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में पूछती हूँ, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उसकी मैं एवेल्युएशन कर रही हूँ और आप कहते हो मैंने अजाइल यूज किया हुआ है, मैं पूछ रही हूँ कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज किया है, आपने सॉफ्टवेयर बनाया होगा ना फाइनल ईयर में, तो मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज किया है, आप कहते हो अजाइल। फिर अजाइल में फॉर एग्जांपल आपने कहा है स्ट्रीम प्रोग्रामिंग यूज किया है, स्क्रम यूज किया है, कोई भी, आगे हम ये पढ़ेंगे। उसमें मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने ये जो प्रोसेस मॉडल यूज किया था, इसमें कस्टमर आपका कितना इन्वॉल्व था, कब कब कस्टमर से आपने कम्युनिकेट किया। आपने कस्टमर में बीच में शायद एक दफा, एक स्टार्ट में और एक मिड में 6 मंथ के बाद किया था, तो वो उसमें तो आप अजाइल यूज ही नहीं कर सकते। अजाइल फोकस इस बात पे करती है कि आपने कस्टमर को इतना ज्यादा अपनी टीम का पार्ट बनाना है, इतना इन्वॉल्व करना है कि वो आपकी टीम का हिस्सा बन जाए। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं है तो आप अजाइल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी। सॉफ्टवेयर को आपने इंक्रीमेंट्स में, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में देना होता है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे हो सकता है कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो होगा वो यही की रिक्वायरमेंट हो, जरूरी तो नहीं है, वो रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे, समटाइम क्या होता है सारे मॉड्यूल एट ए टाइम चल रहे होते हैं, उसका दूसरों से लिंक होता है और वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होकर एट ए टाइम बन रहे होते हैं। अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, रिक्वायरमेंट्स को चंक्स में डिवाइड करना और सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे इंक्रीमेंट में देना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम अजाइल डेवलपमेंट नहीं यूज कर सकते। अजाइल डेवलपमेंट वहां यूज कर सकते हैं जहां पे जो कस्टमर है वो आपकी टीम का पार्ट बन जाए, कस्टमर अवेलेबल हो। दूसरा पॉइंट क्या है, जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट को आपके सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जा सके, वहां पे हम अजाइल यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, पीपल नॉट प्रोसेस। हमारा अजाइल डेवलपमेंट का जो फोकस है वो हम लोगों पे फोकस करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखनी है, हमने सारे मेंबर्स को आपस में, आप सबको मैंने टास्क दे दिया है करने के लिए, आप सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करके करते हो, एक ये प्रोसेस है। उसके अलावा आप क्या करते हो कि कम्युनिकेट नहीं करते, आप अपना अपना पास करते रहते हो, बाद में जाके जब मर्ज करते हो तो आपको बहुत से मसले आते हैं। तो उस केस में जो कम्युनिकेट करके किया वो ज्यादा बेटर था, जहाँ पे फोकस किया जाता है लोगों पे, नॉट प्रोसेसेस। द स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट टीम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। द टीम शुड बी लेफ्ट टू डेवलप देयर ओन वेज ऑफ वर्किंग विदाउट परस्पेक्टिव प्रोसेसेस। अब अगर पीपल नॉट प्रोसेस में एक ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर मैंने एक प्री डिफाइंड सेट रखा हुआ है कि ऐसे आपने ऐसे कोडिंग करनी है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो अजाइल कहती है कि हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। अगर आपका एक स्टाइल है, आप उससे कर रहे हो तो उसको, उस बंदे को उसी तरह चलने दें।
जो उसने स्टाइल रखा हुआ है, बजाय इसके मैं आप पे इम्पोज करूँ, आपने कोडिंग इसी स्टाइल से करनी है, आपने रिक्वायरमेंट इसी स्टाइल से गेट करनी है, एक प्रोसेस है, आपने इसी को फॉलो करना है। तो अजाइल कहता है ऐसे नहीं करें, आप टास्क साइन कर दें और वो बंदा अपनी मर्जी से जिसमें वो ज्यादा फिजिबल है वो उस तरीके से कर दें। जी, आउटपुट आनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, पीपल को दे रहे, लोगों को दे रहे हैं कि हमारे लिए लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, हम लोगों को तंग करके हम उनको इम्पोज नहीं करेंगे कि तुम इन स्टैंडर्ड को फॉलो करो। अगर आप एक प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल आपने अडॉप्ट किया हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे हो, तो मैं कहती हूँ आप उसी तरीके से कर लो, बस मुझे ये प्रोग्राम बना के दे दो। आपका एक लिखने का तरीका, हम जैसे मैं कहती हूँ कमेंटिंग करनी है, एक जो कंपनी का स्टैंडर्ड होता है, अगर लिखने वाला स्टाइल, अगर वो क्या होता है उस केस में क्या होता है, जहाँ तो क्लाइंट ने प्री डिफाइंड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स मुझे चाहिए, अगर एक वो वेबसाइट बना रहा है वो कहता है मुझे ओपन सोर्स चाहिए, तो आपने PHP में करनी है इम्प्लीमेंट। अगर वो प्री डिफाइंड है तो वो उस केस में आपने वही फॉलो करना होता है, और अगर वो प्री डिफाइंड नहीं है तो फिर आपकी कंपनी डिसाइड कर लेती है, जो डेवलपर्स के पास होते हैं वो उसमें मैनेज कर लेती है। फोर्थ, चेंज को एक्सेप्ट करना है, जब भी चेंज आएगा डेफिनेटली आपने ऐड करना है, आपने ये नहीं करना कि चेंज को रिपेल करें, चेंज आएगा तो हमने एक्सेप्ट नहीं करना, आपने हर सूरत में, क्लाइंट तभी सेटिस्फाई होगा जब वो जितनी रिक्वायरमेंट लेके आए बार बार आए और आप उसे एंटरटेन कर, जो भी चेंज लेके आए वो उसे ऐड कर दें। Maintain simplicity. Focus on simplicity in both the software being developed and in the development process. Wherever possible, activities should be maintained simple from the system. अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मेंटेन सिंप्लिसिटी। बोथ इन बोथ, जो आप प्रोसेस, जो इस प्रोसेस से सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो उसको भी सिंपल बनाओ, एक्स्ट्रा बर्डन ना ऐड करो, एक्स्ट्रा फेजेस ना ऐड करो, और जो सॉफ्टवेयर बन गया उसको भी सिंपल रखना है। आपने हर चीज में सिंप्लिसिटी रखनी है ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। अजाइल के ये 5 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट क्या, कस्टमर को इन्वॉल्व करना है, कस्टमर इस हद तक, एक तो सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपस में उनकी एक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, कस्टमर आपकी टीम का पार्ट होना चाहिए। सेकंड, के इंक्रीमेंट में डिवाइड करना है, सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बहुत छोटे छोटे इंक्रीमेंट में डिवाइड करना है, ताकि कोई चेंज होएगा तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में साथ ही वो अपडेट हो जाएगा। और फोकस करना है लोगों पे, लोगों की प्रायोरिटीज पे, लोगों को फैसिलिटेट करना है, रेदर देन कि स्टैंडर्ड को फॉलो इम्पोज करने की बजाय लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी पे फोकस कर लें। चेंज जब भी आना है तो आपने उसे अडॉप्ट करना है, चेंज को रिजेक्ट नहीं करना कि चेंज हमें करना है, और सिंप्लिसिटी रखनी है हर चीज में। जैसे अगर एक कोड जो है वो 2 फॉर लूप से लिखा जा रहा है और एक कोड 1 फॉर लूप से भी लिखा जा सकता है, सेम चीज 1 फॉर लूप से भी हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, तो कोशिश करनी है कि 1 फॉर लूप को अडॉप्ट कर लें। 2 में कंप्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना, चीजों को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करनी है। सिंपल चीजों में बाद में नए मॉड्यूल ऐड करना आसान होता है, क्योंकि बाद में नई रिक्वायरमेंट आती जाती है अगले इंक्रीमेंट में, जिसकी वजह से बाद में बहुत मैच क्रिएट हो जाता है। अगर आपकी कम्प्लेक्स चीजें होती हैं चेंज करना मुश्किल हो जाता है, अगर सिंपल रखनी होंगी तो न्यू मॉड्यूल ऐड करना इजी होता है। ये था हमारा अजाइल प्रिंसिपल जो फोकस करता है। पीपल नॉट प्रोसेस, दोबारा जरा बता दीजिएगा बेटा, पीपल नॉट प्रोसेस का मतलब ये है कि मैम, पीपल नॉट आपने प्रोसेस अपना जरा दोबारा फोकस जो है बताइए। वो लोगों पे, जैसे अगर मैं आप सबको टास्क देती हूँ, एक असाइनमेंट देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, अगर मैंने आप पे इम्पोज कर दिया है कि आपने इसी तरह से असाइनमेंट बनानी है, तो वो मेरा फोकस प्रोसेस पे है बजाय इसके लोगों पे, आप लोगों पे फोकस हो। मैं अजाइल कहता है कि हमें पीपल पे फोकस करना चाहिए। मैंने एक टास्क दे दिया, अब आके आपकी मर्जी है, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उसमें बना लो। मैं आप पे कोई चीज इम्पोज ना करूं, मैं आपको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको कोई प्रोसेस ना कह दूं कि आपने इसी को फॉलो करना है। आपने बस वो टास्क करके लेके आना है, जैसे भी कर लो, जिस वे में भी कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके को अडॉप्ट कर लो। क्लियर है? अजाइल प्रोसेस मॉडल। यस नेक्स्ट स्लाइड पे आपको, पहले हमने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ मॉडल्स देखे थे, कौन कौन से, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल।
अब जो हमने बात किया अजाइल डेवलपमेंट भी होती है, एक ट्रेडिशनल डेवलपमेंट होती है, एक अजाइल होती है। अजाइल क्या है, उसकी कुछ प्रिंसिपल है, अजाइल का एक सिंपल ओवरव्यू दे दिया। अब अजाइल के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कौन कौन से प्रोसेस मॉडल होते हैं, ये आपको शो किया हुए हैं इस स्लाइड पे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम, अडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिफरेंट मॉडल्स हैं और भी काफी एग्जिस्ट करते हैं। मेनली जो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम है। शायद आप लोगों ने वर्ड सुने हों, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड स्क्रम। ये दो प्रोसेस मॉडल हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जो स्लाइड पे लिखे हुए हैं इनको जाके आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे टाइप करें और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी 2-3 लाइनें पढ़ लें, सिर्फ पहली 2-3 लाइनें। आपने हर प्रोसेस मॉडल का गूगल में लिखना है और पहली 2-3 लाइनें जो है वो रीड कर लेनी है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू लेने के लिए। बाकी हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज है? बस थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, ये 2 स्लाइड है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, अजाइल डेवलपमेंट में मैम बात कर रहे डिफरेंट हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हम देखेंगे। उनमें से 2 को हमने डिटेल में पढ़ना है, बाकी को आपने सर्च करना है, सिर्फ 1-2 लाइन उनकी रीड करने जो भी आपको फर्स्ट में शो होंगी गूगल पे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी इसे कहते हैं, एक्सपी इसके लिए यूज होता है। आप मैं अगर नेक्स्ट कोई भी वर्ड एक्सपी यूज करूंगी तो इसका मतलब है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सपी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ई से होता है लेकिन इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो एक्स से। परहैप्स द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अजाइल मेथड, ये मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। एक्सट्रीम क्यों कहा है? क्योंकि ये अजाइल डेवलपमेंट की तरफ एक्सट्रीम अप्रोच है। अगर मैं आइटरेटिव डेवलपमेंट जो होती है उसको कहूँ एक्सट्रीम आइटरेटिव डेवलपमेंट तो उसका क्या मतलब होगा? क्या? एक्सट्रीम आइटरेटिव का क्या मतलब है? आइटरेशन को बहुत छोटा छोटा कर दे रहे हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, जो इंक्रीमेंट क्लाइंट को देने हैं वो बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं। जैसे वहां पे तो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जो देना था, हम क्लाइंट को जो प्रोजेक्ट है उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और इंक्रीमेंट जो है बहुत जल्दी जल्दी। अब जब जल्दी देने का ये भी होगा, इस केस में देखें क्लाइंट आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है। हर 15 दिन के बाद आप उसके पास इंक्रीमेंट देते जा रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, उसको मसला आ रहा है वो वापस आपके पास मसले लेके आ रहा है, तो वो सारा आपकी एक कम्युनिकेशन, एक रैपिड बिल्ड हो गई, आपका एक रिलेशन उसके साथ डेवलप हो गया है। उस सारे केस में इसका ये भी एक फायदा होता है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सट्रीम जो हम प्रोग्रामिंग कह रहे हैं कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। जो आइट्रेशन है, जो आइट्रेटिव डेवलपमेंट है, उसकी तरफ ये एक एक्सट्रीम अप्रोच है कि आइट्रेशन जो है उसको बहुत छोटा छोटा, एक्सट्रीमली छोटा कर दिया हुआ है। न्यू वर्जन्स मे बी बिल्ड सेवरल टाइम्स पर डे, हर दिन में मल्टीपल वर्जन भी आप सॉफ्टवेयर के दे सकते हो। इतना एक्सट्रीम है कि हर डे में भी मल्टीपल वर्जन क्लाइंट को दिए जा सकते हैं। इंक्रीमेंट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर एवरी 2 वीक्स, जो कस्टमर को आपने इंक्रीमेंट देने हैं 15 दिन के बाद देने हैं। आर टेस्ट मस्ट बी रन फॉर एवरी बिल्ड एंड बिल्ड इज ओनली एक्सेप्टेड इफ द टेस्ट रन सक्सेसफुली। अच्छा, हमने कहा कि हमने क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर बनाने हैं, हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ये बात हुई थी। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं हम अच्छा डिजाइन बना के वो इस तरह से कर रहे थे, ट्रेडिशनल में क्वालिटी ऐड कर रहे थे। यहाँ पे तो हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला होगा? कैसे? जो यस कह रहे हैं वो भी जस्टिफिकेशन दे, जो नो कह रहे हैं वो भी जस्टिफिकेशन। किस रीजन से? क्या हम समझ ही नहीं आ रही। मैम ये लेक्चर LMS पे अपलोड होगा? जी जी, मैं LMS पे जाके अभी अपलोड कर देती हूँ।
हम कह रहे हैं कि हमने क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बनाना कॉस्ट है। जो मैम ट्रेडिशनल डेवलपमेंट थी उसमें हर फेज पे हम रिक्वायरमेंट पे प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्लानिंग पे टाइम लगा रहे हैं, डिजाइन को बहुत एनालाइज करके डिजाइन डायग्राम बना के कर रहे हैं, और जहाँ पे हम सारी चीजें बहुत तेज तेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी जैसे बस कर दे। तो चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, लेकिन हम क्वालिटी कहते हैं, हम ये कहते हैं जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, अब लास्ट से जैसे चेंज होता गया है, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट भी तो बननी है, जैसे 2 साल के बाद एक कंप्लीट बन जाएगी, वो भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। कैसे वो हाई क्वालिटी की होगी करते हैं इसमें जो कैसे, जब डिजाइनिंग हमने कम की है, प्लानिंग कम की है, डिजाइनिंग कम की है, तो आपने फोकस टेस्टिंग के ऊपर आना है। यहाँ पे बहुत मैक्सिमम फोकस टेस्टिंग के ऊपर आता है। ये पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट होगा। हम all tests must run for every build and build is only accepted if the tests run successfully। हमने कहा एक दिन के अंदर मल्टीपल बिल्ड्स भी बन सकती हैं और हर बिल्ड के बाद टेस्ट करना है। जैसे मैंने एक टास्क था आपकी सारी क्लास को दिया, टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके टास्क दे दिया, अब सबने अपना अपना पार्ट बना लिया। अब अपने अपने पार्ट को जब आप टेस्ट करोगे तो उसको क्या कहते हैं, टेस्टिंग की एक स्पेसिफिक टाइप होती है, आपने वर्ड सुना होगा। आप सबको मैंने एक एक फंक्शन बनाने के लिए दिया है, वो सारे फंक्शन को मिला के मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब सबने अपना अपना फंक्शन बना लिया, उसकी अपने आपका जो काम है, जो आपका पोर्शन है वो सही चल रहा है, इसकी आप इंश्योर करोगे ना, मेक श्योर करोगे कि जो आपने टेस्ट, आपने एक फंक्शन लिखा है, आपने एडिशन का लिखा, आपने सब्ट्रैक्शन का लिखा, मल्टीप्लिकेशन का, सो ऑन, आप इंश्योर करोगे कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। उसको टेस्टिंग कहा जाता है कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। वो कैसे इंश्योर करोगे, वैल्यूज कुछ देके, इनपुट देके, आउटपुट क्या आती है, क्या वो रिक्वायर्ड गिवन मैम वो तो आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इस टेस्टिंग को कंक्लूड क्या आपने कहते हैं, करना है फंक्शन को, तो वो आपने क्या टेस्टिंग कहते हैं मैम ये चीज तो आपका काम है ना, आपने कंक्लूड करना है आपको के फंक्शन कैसे चले, कब चले, इसको मेन के अंदर तो आपने काम करना है, हम क्योंकि यूनिट हम टेस्टिंग आपने तो कहते हैं। हमसे यूनिट सिर्फ टेस्टिंग फंक्शन नाम सुना बनवाया। होगा, यूनिट टेस्टिंग, जो आप छोटे छोटे यूनिट्स जो बनाते हो, टेस्टिंग पे हमारा कंप्लीट तो लेक्चर भी मैम होगा आगे, जिसमें डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग हम देखेंगे। जो आप अपना काम करके अपने काम की वर्किंग चेक कर देते हो, उसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद जब आपका काम 19% के साथ मर्ज किया जाएगा, तो मैं दोनों को मिला के जब टेस्टिंग की जाती है, दोनों इकट्ठे काम सही कर रहे हैं, तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। जब मल्टी एक सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है सिंगल यूनिट्स की, एक का काम ठीक है, समटाइम क्या होता है, अलग हर यूनिट ठीक काम कर रहा होता है, जब उनको मिलाया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर दोबारा से टेस्टिंग की जाती है, उसको कहते हैं इंटीग्रेट। जब मिलाना इंटीग्रेट होता है, इसलिए वहां से निकला वर्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब हम डिफरेंट यूनिट्स को आपस में मिलाते हैं और मिला के टेस्ट किया जाता है क्या मिलके वो सही काम कर रहे हैं, सही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम डिजाइन इतना अच्छा नहीं बना रहे, क्योंकि हम प्लानिंग पे टाइम नहीं लगा रहे, तो क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, ताकि कोई एरर्स ना हो, कोई मसला ना हो, हम क्या करते हैं, डेली अगर बिल्ड बन रही है, हम डेली टेस्टिंग कर रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 काम कर रहे हो, 9 to 6 काम कर रहे हो, जब आप जाने लगे हो, आप ये टेस्टिंग की शायद आपने सुना होगा, जो ऑटोमेटिक टूल्स अवेलेबल होते हैं टेस्टिंग के लिए, समटाइम्स टेस्ट केस आप लिख के दे देते हो, तो वहां पे आप जाते हुए टेस्टिंग चला के चले जाते हो, टेस्ट हो जाए, सुबह आते तक आप रिजल्ट देख लेते हो कि अच्छा, वापस आके देख लोगे कि इतनी एरर्स आई हैं या नहीं कल वाले काम में। तो आपने डेली का डेली मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करनी होती है। क्वालिटी को श्योर करने के लिए हम यहाँ सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। क्या एक्सपी की कुछ वैल्यूज हैं, स्ट्रीम प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन, हर एजाइल मेथड कहता है कि कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, सारे स्टेक होल्डर्स में कम्युनिकेशन हो और कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन हो। सिंपलिसिटी, हर चीज को सिंपल बनाना है, क्योंकि बाद में नई चीजें ऐड होती जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो चीजें क्लियर नहीं होती, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग हमें पता ही नहीं
अगर हम घर की एग्जांपल लेते हैं, बाद में बेसमेंट बनाने की बात आ जाती है, तो उसमें बेसमेंट बनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर स्टार्ट पे हमने वर्क डिसाइड कर दिया हुआ है आर्किटेक्चर, तो बाद में उसको चेंज करना मुश्किल होता है। अब सॉफ्टवेयर में स्टार्ट पे अगर 3 से 4 रिक्वायरमेंट से स्टार्ट हुआ है और बाद में चेंजेस और ऐड होती गई हैं, हो सकता है कि स्टार्ट में हमने आर्किटेक्चर ही सही वाला डिसाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से बाद में मसला आ सकता है। इसके लिए आपकी टीम में कुछ एक्सपीरियंस लोगों का होना जरूरी है, जो कि फोर्स ही कर सके कि किस तरह का आर्किटेक्चर इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होगा, जो कि फोर्स ही कर रहे हैं। जहाँ पे फीडबैक कंटिन्यूसली कस्टमर से फीडबैक लेते रहना है, करेज होनी चाहिए, रिस्पेक्ट। आपको अपने टीम मेंबर्स, जैसे मल्टीपल लोग आपस में काम मिल के काम कर रहे हैं, तो आपको दूसरे मेंबर्स की, जैसे एक होता है बहुत बड़ी ब्लेम गेम, मैं अगर आपको एक टास्क दे देती हूँ सब पे डिवाइड कर दिए, आप की क्लास में बहुत गेम ब्लेम गेम चलेगी कि उसकी वजह से ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह से आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी जो होगा, आप ग्रुप सुनाओगे, तो आप कहते हो जजेस कहते हो तो दूसरे की वजह से नहीं सही हो रहा। तो हमें हमें एक तो रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए दूसरे के, उसकी डेफिनेटली उसकी वजह से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही होती है, और आप में करेज होता है, एक करेज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हौसला होना चाहिए। आपने एक काम किया है कि हाँ आपने ये टास्क किया है, तो आपने इसको इस तरह से लेके चला है। अगर आपको लगता है किस जगह पे मुश्किल आ रही है, तो जल्दी से उससे दूसरे की तरफ डाइवर्ट नहीं कर देना कि उसकी वजह से आ रही है। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। एक डायग्राम शो हो रही है आपको सामने, डायग्राम देखें, सामने शो हो रही है, नजर आ रही है? यस मैम, हो रही है। ये यस मैम। प्रेसमैन की बुक से ली हुई है। एक्सट्रीम पर जहां पे भी देखें वही चीजें हो रही हैं, जैसे प्लानिंग करनी है, डिजाइन करना है, कोडिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, वही सारी चीजें हमने करनी है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो प्रोसेस मॉडल है, उसमें आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूजर स्टोरी, नजर आ रहा है? ये यूजर स्टोरी, यूजर स्टोरीज क्या होती यस हैं मैम। अजाइल के अंदर? अजाइल में एक हम मॉडल पढ़ रहे हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। यूजर स्टोरीज से क्या मतलब है? यूजर आपको रिक्वायरमेंट स्टोरीज की फॉर्म में दे रहा है, यूजर से आपने कम्युनिकेट किया, यूजर ने स्टोरीज आपको बताया कि अच्छा रिक्वायरमेंट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो आपको एक कहानी की तरह बता रहा है। आप उस कहानी को कार्ड के ऊपर लिख लेते हो। आगे मैं आपको जाके दिखाऊंगी ये कार्ड लिखे कैसे जाते हैं। आपने रिक्वायरमेंट्स को कार्ड के ऊपर लिख लिया है, यूजर की स्टोरीज, उसको हम कहते हैं कि यूजर स्टोरीज एक कार्ड के ऊपर लिखी होती हैं, एक कार्ड के ऊपर एक स्टोरी लिखती है। देन सेकंड पॉइंट है वैल्यूज। वैल्यूज का क्या मतलब है? जो हमारे पास यूजर स्टोरीज आ रही हैं, हम उनको कास्ट असाइन करते हैं कि इन पे कितनी एफर्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी। हम हर यूजर स्टोरी के अगेंस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि इस पे कितने, यहाँ पे देखें वो वहां पे जो लंबी चौड़ी प्लानिंग हो रही थी, प्लानिंग के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यूज असाइन करना। हम यहाँ पे यूजर स्टोरीज को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया, ये भी हम इसी स्टेज पे डिसाइड कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा? कौन डिफाइन करेगा? कौन बताएगा मुझे ये कि एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया कौन डिफाइन करता है? कौन बताएगा एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया? कौन डिसाइड करता होगा? क्या? मैम इसमें हम ये चीज मैम इसमें हम ये चीज करते हैं, जो हमने कोड किया होता है उसे हम पहले टेस्ट करते हैं कि वो वाकई, टेस्ट करके हमने आगे डिबग करना होता है ना, और वो फिर रन करना होता है, तो पहले टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। क्या चीज? सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, वेट करें मैं आपको याद। मैम ये टेस्टिंग में हम ये करते हैं कि जब हम कोड करते हैं ना, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं रन करने से पहले, उसको क्या कहते हैं, डिबग करने से पहले हम ये टेस्टिंग ठीक है। करते हैं कि ये कोड सही रन हो भी रहा है कि नहीं, इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। हम्म। एरर चेक करते हैं हम इसमें टेस्ट में, और फिर एंड पे जाके रन होता है।
ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन क्या आउटपुट है? आता है टेस्ट से। मैम वो आपको आंसर कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो बता रहा है अच्छा एक्सेप्टेंस चलें, टेस्ट ठीक है, क्राइटेरिया क्या ठीक है, होता मैंने समझा है। आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, क्या बात हो रही थी? तो मैं आंसर क्राइटेरिया कौन डिफाइन करता है? कर लूँ। यूजर। कौन कह रहा था कि यूजर कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया जो होता है, किसी जने के लिए बैग बंद कर दिया। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया यूजर जो है वो डिफाइन कर रहा होता है, कैसे कि कौन से किस क्राइटेरिया। अब देखिए, रिक्वायरमेंट भी तो हमारे पास यूजर से आ रही है, हम उसे एनालाइज करके क्लियर करके, अगर यूजर को कोई कंफ्यूजन है तो हम कंफ्यूजन दूर करके उसे क्लियर कर देते हैं। अब हम उससे एग्रीमेंट लेना है, ये चीजें फुलफिल होंगी तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है बाद में वो उससे निगेट कर दे, मुकर जाए नहीं, मुझे ये वाली चीज चाहिए नहीं थी। टेस्ट क्राइटेरिया क्या है कि ये चीजें अगर सही रन होती हुई तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर दे दिए जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया का ये मतलब है कि कौन सी ये चीजें अगर रन होती हुई, ये क्राइटेरिया है एक्सेप्ट करने का सॉफ्टवेयर को, अगर ये चीजें वर्क होती हुई तो वो एक्सेप्ट कर देगा इस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट। ये सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। यूजर और आपकी टीम मिलकर डिसाइड करती है और उसके बाद साइन दे दिए जाते हैं कि इस डेट से एक्सेप्ट होगा प्रोजेक्ट। आइट्रेशन प्लान बनाया जाता है कि एक आइट्रेशन में क्या होना है, दूसरी में क्या होना है, तीसरी में क्या होना है, सो ऑन। तो मैम ये फिर हर एक के लिए अलग-अलग टेस्टिंग वगैरह ये सारे को होंगे हर फेसेस, तो मतलब कि हर एक को अलग-अलग फंक्शन दिया हुआ है ना? बेटा हर इंक्रीमेंट में जो होगा टेस्टिंग, एक पार्ट आप बना लोगे, एक रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे चंक्स में कर रहे हैं, हर के बाद टेस्टिंग होगी। एक पार्ट बना लिया, फिर दूसरा पार्ट बनाया, दूसरे को पहले के साथ मिला के फिर से टेस्टिंग की, फिर हमने पहला पार्ट, फिर थर्ड पार्ट जब बनाया है तो पहले और दूसरे के साथ मिला के तीनों पार्ट की टेस्टिंग करनी है, बार बार टेस्टिंग करनी है, श्योर करने के लिए कि कोई भी मिस्टेक, कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना रहेगा। मैम ये बार बार टेस्टिंग इसलिए करनी है ताकि सॉफ्टवेयर ये जो